हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं बॉन्ड पैरामीटर का सेकेंड पॉइंट लेकर आए हैं। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है या उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, और आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सा तरीका है कि एक मोल कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, यानी कि एक मोल जो बॉन्ड बना, एक मोल बॉन्ड बनने में या एक मोल के कोई मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो टूटने के बाद यानी ब्रेक होने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं गैसियस एटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, या फिर उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि एक बॉन्ड मॉलिक्यूल बनने में, एक बॉन्ड मॉलिक्यूल को ब्रेक होने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और वो बॉन्ड टूटने के बाद, वो एक मोल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं गैसियस एटम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपकी सिंपल सा डिफिनेशन कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है कि बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये किन किन फैक्टरों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, जिसका पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गया है तो मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या होगी बेटा, कम लगेगी। इसलिए साइज ऑफ एटम और बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, इन्वर्सली का केस कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ यानी साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उसकी कम होगी, यानी उसकी क्या होगी, लेस होगी। इन्वर्सली का केस हो सकता है कि साइज ऑफ एटम इन्वर्सली 1 बॉन्ड एंथैल्पी, यानी साइज ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड जो एंथैल्पी होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे बॉन्ड साइज ऑफ एटम आपका कम होता जाएगा तो वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। आप ही सोचो कि अगर लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा किसी भी डिस्टेंस की, मान लो जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो ए और बी के बीच का अगर जो लेंथ है जितना ज़्यादा होगा तो उसको टूटने में एनर्जी कहाँ बहुत ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी। लेकिन अगर यही ए और बी का अगर डिस्टेंस जितना कम होगा, यानी कि ये डिस्टेंस इधर से जितना कम होगा उतना तो बॉन्ड को टूटने में, ब्रेक होने में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ग्रेटर ऑफ द साइज ऑफ एटम तो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ एंड लेस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन उसकी क्या होगी, कम होगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ये भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बताओ आप ही सोचो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी ब्रेक होने में एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है कि ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम तो ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। फिर किस में होगा, कार्बन कार्बन डबल, सबसे कम किस में होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। आई होप कि आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगेगी, फिर कार्बन कार्बन सेकेंड बॉन्ड में लगेगी, सॉरी सिंगल बॉन्ड में लगेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो नीचे लिखा हुआ है, मैं शायद इन सबको रिमूव करके आपको फिर से बताऊँ कि सब चीज़ें यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन जैसे CH3 के बीच में देख लो, ये देखो सबसे ज़्यादा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये नहीं है, सॉरी, ये तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कार्बन वाला जो मैंने आपको बताया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे कम होगा इसमें, यानी कि हम इस तरीके से एरो देंगे, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हम सबसे ज़्यादा किस में देंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो आपको मैं तीसरी पॉइंट बताते हैं। तीसरी पॉइंट कहता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे तीसरी पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब लोन पेयर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो शेयर पेयर करने में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सॉरी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रेटर द number of lone pair of electron present on the bonded atom, तो greater is the repulsion between the atom, तो less bond dissociation energy। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा उनके अंदर क्या होगा, रिपल्जन होगा, किसमें, दो एटम के बीच में, जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देख लो आप, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में देखो कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो लोन पेयर होगा बहुत ही कम होगा। इसमें देखो फिर नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना है, देखो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बना है और उस पर देखो नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ध्यान से देखो। फिर ऑक्सीजन पे देखो कितने लोन पेयर लगे हैं, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। फिर फ्लोरीन पे देखो कितने हैं लोन पेयर, 3 हैं। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेईई नीट में कैसे एग्जाम करोगे, इन सब तरीकों से करोगे, ये सब पॉइंट से कर पाओगे। अदरवाइज तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिख के तो उसने छोड़ दिया है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बट अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किस मॉलिक्यूल में लगेगा, मान लो 3 मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे इस टाइप से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दे दिए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में लगेगा वो बताने के लिए आपको ये देखना होगा कि चलो ठीक है, अगर हम कार्बन कार्बन सब में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, सभी में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, मान लो ठीक है। अब लेकिन आप ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो आप चेक करने जाओगे कि देखो उस पर लोन पेयर किस में है, और जिस पर अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो रिपल्जन ज़्यादा करेगा, इसका मतलब उस पर एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। और अगर जिसमें कम होगा तो उस पर रिपल्जन बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा, इसकी वजह से वहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। नहीं आएगा तो एक बार फिर से समझाते हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम, ग्रेटर इज द रिपल्जन बिटवीन द एटम एंड लेस द डिसोसिएशन एनर्जी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर रिपल्जन उतना ज़्यादा होगा, और रिपल्जन होने की वजह से, 2 एटम के रिपल्जन होने की वजह से उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। इसका मतलब अगर एक जहां पे लोन पेयर कम होगा तो उस पर रिपल्जन बहुत क्या होगा, कम होगा, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं या बताने वाले हैं, समझाएंगे क्या बॉन्ड एंगल क्या होता है। एनसीईआरटी में भी सिर्फ बॉन्ड एंगल की डिफिनेशन लिख के आपको छोड़ दी है, लेकिन मैं आपको बॉन्ड एंगल पर थोड़ा सा वीडियो मेरा बढ़ेगा, 10 मिनट का भी हो सकता है, 12 मिनट 15 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड एंगल, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर, इससे आपसे हमारा बॉन्ड पैरामीटर के चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो बॉन्ड एंगल के साथ। थैंक यू।